हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी कॉन्सेप्ट मध्य प्रदेश जीके की सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको जानकारी है कि मध्य प्रदेश जीके का ये 10वां वीडियो है जिसमें कि मैं मध्य प्रदेश जीके के वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आ रहा हूं जो कि एमपीपीएससी, एमपीएसआई, मध्य प्रदेश कांस्टेबल और पटवारी तथा जेल प्रहरी इन सभी में मध्य प्रदेश जीके पूछा जाता है। और कम से कम 10 से लेके 12 क्वेश्चंस जो कि हमेशा इन सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट MCQ series for all of the students who are going to be participate in all these examinations. So आप सभी विद्यार्थी इस सीरीज को पूरा देखें क्योंकि ये सीरीज मैं आपको पिछली वीडियो में ही बता चुका हूँ, लगातार चलेगी और कम से कम 10,000 क्वेश्चंस मैंने इस सीरीज के लिए बना के रखे हैं। तो आप लगातार ये सीरीज देखें और हर टॉपिक पर बहुत ही डिटेल में मैं इस क्वेश्चंस सीरीज में एनालिसिस लेके आया हूँ। तो आप लगातार देखें और इसके लिए आप मेरा स्टडी कॉन्सेप्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऑल नोटिफिकेशन के साथ में, जिससे कि आप मेरी इस सीरीज से लगातार जुड़ पाएंगे और मेरी इस सीरीज के एक एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और अगर आपको मेरी सीरीज अच्छी लग रही है तो आप मेरी सीरीज को लाइक और शेयर भी करें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इस सीरीज के ये 10वें भाग में मैंने टोटल 24 क्वेश्चंस कवर किए हैं। तो आप ये पूरे 24 क्वेश्चंस तक आखिरी तक इस वीडियो को जरूर देखें। चलिए पहला क्वेश्चन आ गया आपके सामने। भोपाल रियासत को भारत संघ में कब शामिल किया गया था? देखिए मध्य प्रदेश जीके का है तो मध्य प्रदेश का एक एक पार्ट कवर करेंगे इसमें और अच्छा से डिटेल में इसको हमने कवर करने की कोशिश की है। तो ये पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है, तो बताइए आप, भोपाल रियासत को भारत संघ में कब शामिल किया था? ऑप्शन आपके सामने है, सन 1947 में, सन 1948 में, सन 1949 में या फिर सन 1956 में। तो इसके बारे में आपको अगर जानकारी है तो आप कमेंट के माध्यम से आप आंसर दे सकते हैं। और वैसे इसका आंसर जो है वो है सन 1949। दिस इज द करेक्ट आंसर। भोपाल रियासत को वैसे तो भारत 1947 में आजाद हो गया था, लेकिन भोपाल रियासत ने अपने आप को भारत संघ के साथ में शामिल नहीं हुआ था, ये बाद में हुआ था। तो ये हुआ था 1949 को और इसकी जो एग्जैक्ट डेट है अगर उसको देखा जाए तो वो है 1 जून 1949 को ये भोपाल रियासत भारत संघ में शामिल हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने। वर्तमान मध्य प्रदेश के उत्तरी जिले, जो वर्तमान मध्य प्रदेश है उसके उत्तर क्षेत्र के जो जिले हैं, ब्रिटिश भारत में क्या कहलाते थे? प्रिंसली स्टेट, रजवाड़े, देसी रियासतें या फिर उपरोक्त सभी? बताइए इसका आंसर क्या है? विच वन इज द करेक्ट आंसर? तो इसका जो आंसर है उपरोक्त सभी, ये इसका सही उत्तर होगा। क्योंकि जो उत्तर क्षेत्र के जिले हैं, देखिए मानचित्र में समझ लेते हैं, ये उत्तरी क्षेत्र कहलाता है, ये पूरा का पूरा क्षेत्र उत्तर का कहलाता है। तो ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है ये वाला, ये इसमें यहाँ पे छोटा सा ऐसा ये मध्य भारत का कहलाता है, बाकी पूरा का पूरा ये उत्तर का क्षेत्र कहलाता है। तो ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है ये रजवाड़े, प्रिंसली स्टेट और देसी रियासत कहलाते थे। जैसे कि होलकर का अपना इंदौर हुआ, ग्वालियर हुआ और अपना ऊपर में रीवा, तो ये सारे प्रिंसली स्टेट, रजवाड़े और देसी रियासतों में शामिल थे। ठीक है, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने। मध्य प्रदेश की स्थापना किस तारीख को की गई थी? मध्य प्रदेश का स्थापना जो दिवस है वो कब मनाया जाता है, ये आपको बिल्कुल जानकारी होगी। ये ऑप्शन है आपके सामने, आ, बा, सा और दा। तो आप बताएं इसमें से आंसर कौन सा सही है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है 1 नवंबर 1956। ठीक है ना, इस दिन मध्य प्रदेश का गठन हुआ था। ठीक है ना, दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना, और इसको गठन होने से पहले, ठीक है ना, पुनर्गठन आयोग बनाया गया था। ये आपको याद होना चाहिए, पुनर्गठन आयोग का आयोग बनाया गया था, जो बनाया गया था 19 दिसंबर 1953 को। ठीक है ना, और फिर इसने पूरी की पूरी सिफारिश की थी कि उसमें कौन कौन सी जिले और कौन कौन से प्रांत शामिल होना चाहिए। देन उसके बाद में 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ गया। पुनर्गठन से पूर्व भोपाल राज्य क्या था? जो भोपाल स्टेट था वो क्या था? ए स्टेट का भाग था या बी स्टेट का भाग
यह सी स्टेट का भाग था या फिर एक पृथक स्टेट रहा? तो इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर है सा वाला, ठीक है ना, ये सी स्टेट का भाग था, ठीक है ना। पुनर्गठन से पहले जो मध्य प्रदेश है वो 3 भागों में डिवाइड था, ठीक है ना, ए पार्ट, बी पार्ट और सी पार्ट। तो जो भोपाल रहा वो भोपाल सी पार्ट का हिस्सा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ गया 5वां क्वेश्चन। सही कथन को अपन को इसमें छांटना है। स्टेट ए की राजधानी रीवा थी, या फिर स्टेट सी को मध्य भारत का नाम दिया गया था, या फिर स्टेट बी में बघेलखंड को शामिल किया गया था, या फिर स्टेट बी की 2 राजधानियां थी। तो इसमें से सही उत्तर कौन सा होगा? सही कथन छांटना है इसमें अपने को। तो सही कथन कौन सा है? तो सही कथन है दा वाला, ठीक है ना। स्टेट बी की 2 राजधानियां थी। 2 कौन कौन सी राजधानियां थी? स्टेट बी की 2 राजधानियां थी। एक थी ग्वालियर और एक थी इंदौर। ये 2 राजधानियां थी, ठीक है। और ये दोनों राजधानियां 6-6 महीने के लिए होती थी। 6 महीने ग्वालियर और 6 महीने इंदौर, क्रमबद्ध तरीके से ये स्टेट बी की राजधानियां हुआ करती थी, ठीक है ना। और स्टेट ए जो था, स्टेट ए की जो राजधानी थी, ठीक है ना, एक स्टेट ए है तो इसकी राजधानी जो थी वो थी नागपुर, ना कि रीवा थी, ठीक है ना, जिसमें कि बघेलखंड को भी शामिल किया गया था, ठीक है ना। ये बघेलखंड जो है ये भी स्टेट ए में था, ठीक है ना, ये भी स्टेट ए में शामिल था। बघेलखंड का क्षेत्र और नागपुर, ठीक है ना, ये स्टेट ए में आता था। और स्टेट ए को क्या बोलते थे? सीपी बरार, सीपी बरार के नाम से जानते थे, ठीक है ना। और नागपुर ये पूरा का पूरा विदर्भ का हिस्सा कहलाता था, ठीक है ना, जो कि इस समय महाराष्ट्र में शामिल हो गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया, महाकौशल क्षेत्र किस स्टेट में शामिल था? स्टेट ए, स्टेट बी, स्टेट सी या स्वयं का एक स्टेट था? देखिए अभी पिछले क्वेश्चन में ही मैंने आपको बताया बघेलखंड का क्षेत्र, जो बघेलखंड का क्षेत्र है उसमें ही महाकौशल का क्षेत्र भी आता है। तो सीधा सा आंसर है इसका स्टेट ए। जो महाकौशल क्षेत्र है वो स्टेट ए में शामिल था, ठीक है ना। स्टेट ए में यानी कि महाकौशल जबलपुर वाला जो क्षेत्र है, जबलपुर हुआ और उसके बाद आजू बाजू की जो क्षेत्र है वो पूरा का पूरा महाकौशल क्षेत्र कहलाता है। ये वाला क्षेत्र, ये पूरा का पूरा, ठीक है ना। इसको अपन मानचित्र में देखें तो ये पूरा का पूरा क्षेत्र ये महाकौशल क्षेत्र कहलाता है। तो ये स्टेट ए में आता है। तो महाकौशल क्षेत्र ही बघेलखंड का क्षेत्र कहलाता है, ठीक है ना, बघेलखंड का क्षेत्र यही कहलाता है। तो ये पूर्व में स्टेट ए के हिस्से में था, ठीक है ना, जिसका कि पूरा का पूरा क्षेत्र ये नीचे वाला था। यहाँ पे ये नागपुर भी है तो नागपुर भी इसमें आता था। तो ये स्टेट ए का हिस्सा था, ठीक है। हो गया क्लियर आपको? अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने 7वां क्वेश्चन। पुनर्गठन के समय ली गई जो सिरोंज तहसील थी वो किसका हिस्सा बन गई थी? सिरोंज तहसील ली थी ना अपन ने, तो ये किसका हिस्सा बनी थी? कोटा, विदिशा, इनमें से कोई नहीं, या फिर भानपुरा? तो इसका जो सही उत्तर है वो कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है विदिशा, ठीक है ना, विदिशा का हिस्सा बनी, ठीक है ना। आपने अभी मध्य प्रदेश के बारे में अगर मानचित्र के अनुसार पढ़ा होगा तो आप जानते होंगे जो सिरोंज तहसील है यहीं से एक नदी का उद्गम हुआ है। कौन सी नदी है? सिंध नदी। जो सिंध नदी है वो यहीं से निकली है। तो दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट, ठीक है ना। सिंध नदी का उद्गम यहीं से हुआ है और सिंध नदी जो कि विदिशा के क्षेत्र से जानी जाती है। तो विदिशा की ही एक तहसील है अभी सिरोंज, जो कि पुनर्गठन के बाद में ये मध्य प्रदेश का हिस्सा बनी। उससे पहले ये राजस्थान में शामिल थी। और पुनर्गठन आयोग 1953 में बना था और इसके जो अध्यक्ष थे कौन थे? इसके अध्यक्ष थे फाजिल अली। ये भी कभी कभी पूछा जाता है तो ये भी आपको याद रखना है। फाजिल अली इसके अध्यक्ष थे और 2 सदस्य और थे। कौन? एक तो हृदय दास और दूसरा पणिकर, ठीक है ना, हृदय दास और पणिकर, ठीक है ना। इन दोनों की ये दोनों सदस्य थे और ये अध्यक्ष थे। और पुनर्गठन आयोग 1953 में 19 दिसंबर को ये गठित किया गया था और इन्होंने ही ये निर्णय लिया था और उसके बाद में ये पूरा का पूरा पुनर्गठन किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ के गठन के बाद में कितने जिले रह गए थे? यानी कि जब छत्तीसगढ़ का गठन किया गया था, छत्तीसगढ़ एक अलग राज्य बनाया गया था मध्य प्रदेश से हटा के। कब बनाया गया था? 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ को एक नया राज्य घोषित किया गया था, जो कि मध्य प्रदेश से अलग करके किया गया था। तो उस समय जब अलग किया गया तो मध्य प्रदेश में कुल कितने जिले
बाकी रह गए थे। तो इसका जो आंसर है वो कौन सा होगा, ये पूरे के पूरे चारों ऑप्शन में से। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए 45। दिस इज द करेक्ट आंसर। यानी कि जब छत्तीसगढ़ बन गया उसके बाद में मध्य प्रदेश के पास में उस समय 1 नवंबर 2000 में कुल 45 जिले थे जो कि मध्य प्रदेश के हाथ में आए थे। और जब छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों एक साथ थे उस समय टोटल 61 जिले थे, जिसमें कि 16 जिले छत्तीसगढ़ के पास में आए थे। ठीक है ना। और बाद में इन 45 जिलों में से और विभाजित होते होते आज के समय में मध्य प्रदेश में टोटल कितने जिले हैं, 52 जिले हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको। तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया, देखिए वही क्वेश्चन जो मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में आपको बताया। वर्तमान में मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी है, आप बता सकते हैं इसमें से कौन सा आंसर सही है। तो इसका आंसर मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बता दिया, तो इसका आंसर है 52। 52 इज द करेक्ट आंसर। और अभी जो इसका 52वां एक नया जिला बना है वो कौन सा बना है, वो बना है निवाड़ी। निवाड़ी एक नया जिला बना, और ये कब बना था, ये बना था 1 अक्टूबर 2018 को। और इसमें 3 तहसील मिला के ये बनी। खुद निवाड़ी एक तहसील है, ठीक है ना, और उसके बाद में पृथ्वीपुर और ओरछा, ये 3 तहसीलें मिलकर एक नया जिला बना है। इसमें 3 तहसीलें हैं, ठीक है ना। और ये मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला है, सबसे छोटा जिला है ये। ठीक है, ये आप क्षेत्रफल की दृष्टि से भी है और आबादी से भी है, ठीक है ना। अगर इसका एरिया देखा जाए तो एरिया के हिसाब से भी ये छोटा है और इसकी पॉपुलेशन के हिसाब से भी, ठीक है, इसकी जो पॉपुलेशन है उसके हिसाब से भी ये सबसे छोटा एरिया कहलाता है, ठीक है ना। ओरछा जो कि वन ऑफ द हिस्टोरिकल प्लेस, ठीक है ना, ओरछा का जो किला है उसके बारे में। और ये किला किसके पास में, किस नदी के पास में है, ये बेतवा नदी, बेतवा नदी इसके पास से गुजरी है। और जो टीकमगढ़ का अभ्यारण्य है, ठीक है ना, वो भी बिल्कुल बेतवा नदी के बाजू से ही लगा हुआ है, ठीक है। और टीकमगढ़ से ही अलग होकर इसको बनाया गया है निवाड़ी को, ठीक है। आगे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं अनअकैडमी के बारे में। अनअकैडमी आपके लिए लाया है एक फ्री प्लान जिसमें कि आपको एमपी के टॉप एजुकेटर से पढ़ने का सुनहरा मौका मिलेगा। इसी के साथ आपको मिलेगा 500 से ज्यादा फ्री लाइव क्लासेस, डाउट क्लियरिंग के साथ में 20,000 से ज्यादा फ्री क्वेश्चंस, फ्री मॉक टेस्ट, और उन सभी के एनालिसिस के साथ में आपको और भी बहुत कुछ अनअकैडमी देगा। फ्री प्लान एक्सेस करने के लिए आज ही आप डाउनलोड करें अनअकैडमी का ऐप और यूज करें मेरा रेफरल कोड हरदयाल कुशवाहा, जो कि कैपिटल लेटर में रहेगा। उसको जैसे ही डालते ही और उसके बाद में आप अनलॉक बटन को ऐसे ही क्लिक करेंगे, फ्री प्लान अनलॉक हो जाएगा। क्या आप एमपीपीएससी प्रीलिम्स क्लियर करना चाहते हैं तो अनअकैडमी पर फ्री 150 घंटे का रिवीजन कैंप ज्वाइन करें। एमपीपीएससी ब्रह्मास्त्र, जो कि एमपीजीके और करंट अफेयर्स के लिए बनाया गया है। यह रिवीजन कैंप 10 जनवरी से लेकर 12 जनवरी तक रहेगा, जिसमें हर रोज 50 फ्री लाइव क्लासेस द्वारा आपकी करंट अफेयर्स और एमपीजीके की तैयारी कराई जाएगी। बस आप अभी डाउनलोड करें अनअकैडमी का ऐप और अभी इसे ज्वाइन करें बिल्कुल फ्री में। इसके लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। क्या आप अपनी तैयारी को मजबूत करने के लिए मॉक टेस्ट ढूंढ रहे हैं तो अनअकैडमी आपके लिए लाया है एमपीपीएससी प्रीलिम्स फ्री फुल लेंथ टेस्ट, जिसमें आपको मिलेंगे 4 लाइव मॉक टेस्ट और एक्सेस मिलेगा आपको 20+ फुल लेंथ मॉक टेस्ट का, जो कि पिछले महीने ही लाइव हुए हैं। और यही नहीं, लाइव मॉक टेस्ट में टॉप 3 रैंकर्स को मिलेगा अनअकैडमी का 1 मंथ का फ्री सब्सक्रिप्शन प्लान। तो आज ही अपनी जीत की तैयारी दर्ज करें अनअकैडमी के साथ। आइए अब जान लेते हैं अनअकैडमी के प्लस बैचेस के बारे में, जो आपकी हर जरूरत के हिसाब से परफेक्ट हैं। जी हाँ, अब अनअकैडमी के साथ आप अपने प्रिपरेशन के अनुसार बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं। आप अपनी एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 की सिलेक्शन को पक्की कर सकते हैं। ये सारे बैचेस बहुत जल्दी शुरू होने वाले हैं और आप अपनी प्रिपरेशंस में जहां पर भी हैं वहां से आप अपनी बहुत सी मदद करने वाले हैं। तो आइए जानते हैं इन सभी कोर्सेज के बारे में। जो भी प्रीलिम्स 2020 क्लियर करना चाहते हैं ध्यान से सुने। आप भी तैयारी में, समय आ गया है कि अल्टीमेट 60 डेज कोर्स विद एमसीक्यू प्रैक्टिस। अगला है थ्योरी लाइव रिवीजन दिन में और सब्जेक्ट वाइज लाइव एमसीक्यू सीरीज
जो कि प्रैक्टिस रात में होगी। और फिर मध्य प्रदेश के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा लाइव कोर्सेज ऑफ पीडीएफ नोट्स के साथ में 20 से ज्यादा फुल लेंथ टेस्ट पेपर विद लाइव टेस्ट पेपर ऑन एवरी वीकेंड। यह स्टार्ट हो रहा है 14 जनवरी से, तो आज ही जाकर इनरोल करें और अपनी तैयारी पक्की करें। क्या आपका थ्योरी रिवीजन हो गया है और आपको सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू का रिवीजन चाहिए? तो आपके लिए अनअकैडमी लेकर आया है 60 डेज रिवीजन बैच कोर्स थ्रू सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू सीरीज। इसमें सब्जेक्ट वाइज आपको एमसीक्यू रिवीजन होगा और साथ में हर क्लास के बाद में नोट्स मिलेंगे। यह स्टार्ट हो रहा है 14 जनवरी से। बिल्कुल भी देरी ना करें और ज्वाइन करें इस कोर्स को। लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। क्या आप एमपीपीएससी की तैयारी शुरू कर रहे हैं और डेडिकेटेड गाइडलाइंस चाहते हैं, तो मैं आपको फाउंडेशन बैच फॉर एमपीपीएससी और मेंस के लिए रिकमेंड करना चाहूंगा, जो कि स्टार्ट हो रहा है 12 जनवरी को। ये 10 मंथ का कोर्स है। इसमें आपको मिलेगी लाइव क्लासेस विद टॉप एजुकेटर्स, पीडीएफ रिवीजन नोट्स और वीकली मेगा क्यूज। इस कोर्स का लिंक भी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आप अपने सपनों को साकार करें अनअकैडमी के साथ में। क्या आप अपना रिवीजन स्वयं कर रहे हैं, तो ज्वाइन करें रिवीजन बैच, जिसमें कि आप अपने हिसाब से अपना रिकॉर्डेड बैच का रिवीजन ज्वाइन कर सकते हैं। संपूर्ण ज्ञान में आपको रिकॉर्डेड रिवीजन सेशन मिलेंगे, जिन्हें आप अपने पेज के हिसाब से पढ़ सकते हैं विथ डाउट क्लियरिंग। और संकल्प बैच में आपको मिलेगा डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग। आपके रिवीजन को बूस्ट करने के लिए रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, इसलिए आज ही आप इस बैच को ज्वाइन कीजिए। और वैसे दोनों ही जो बैचेज हैं वो एक ही सब्सक्रिप्शन वैल्यू में आप पा सकते हैं। एक बार सब्सक्रिप्शन लेकर आप आपको अनलिमिटेड बैचेज का एक्सेस मिल जाता है। जिन लोगों ने एमपीपीएससी प्रीलिम्स क्लियर कर लिया है, उन सभी विद्यार्थियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। अब आप अपने मेंस की तैयारी में बिल्कुल भी चूक ना करें। आप लोगों को अनअकैडमी लेकर आया है आप सभी के लिए स्वप्न पूर्ति बैच, जिसमें आपको 35 दिनों में एमपीपीएससी मेंस की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाएगी विद डेडिकेटेड आंसर राइटिंग और प्रैक्टिस के साथ में। तो आज ही अपनी सफलता की सीढ़ी को एक और पायदान आगे बढ़ाएं और अनअकैडमी के साथ में जुड़ें। आइए अब जान लेते हैं अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन के बारे में। ठीक है ना, बस आपको क्या करना है, प्लेलिस्ट स्टोर पर जाना है और अनअकैडमी का लर्निंग ऐप मोबाइल पर स्टोर करना है। उसके बाद में एमपीपीएससी और व्यापम सेलेक्ट करने के बाद में प्लस कोर्सेज में जाकर मनचाहे कोर्स को इनरोल करना है। और उसके बाद में जो सब्सक्रिप्शन बॉक्स में जो सब्सक्रिप्शन का बटन दिया हुआ है गेट सब्सक्रिप्शन का, उसको क्लिक करना है। इसके बाद आपको सब्सक्रिप्शन की जो कीमत है उसमें डिस्काउंट पाने के लिए मेरा रेफरल कोड, जो कि कैपिटल लेटर में हरदयाल कुशवाहा आपको दिख रहा है, उसको आपको एंटर करना है। रेफरल कोड एंटर करते ही आपको सीधे 10% की जो भी कीमत है उसमें, जो फीस है उसमें कम होती हुई नजर आएगी। तो जल्दी ही इन कोर्सेज को देखें और अपने एग्जाम्स की तैयारी के लिए बेस्ट कोर्स चूज करें और मेरा रेफरल कोड इस्तेमाल करते हुए डिस्काउंट के साथ में अनअकैडमी के साथ में पढ़ना चालू करें। तो देर किस बात की है, आज ही अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए और एमपीपीएससी और व्यापम को क्रैक करने के लिए तैयार हो जाइए। लेट्स क्रैक इट। लीजिए अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सा नगर जिला मुख्यालय नहीं है? कटनी, करवर्धा, इटारसी और सीहोर। तो बताइए इसमें से कौन सा जो नगर है वो जो कि जिला मुख्यालय नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है इटारसी। इटारसी इज द करेक्ट आंसर। इटारसी जो कि होशंगाबाद की एक तहसील है और वो उसमें जिला मुख्यालय नहीं है। जिला मुख्यालय किसमें है? वो है होशंगाबाद में। ठीक है ना, इटारसी में नहीं है। इटारसी मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है। ठीक है ना, जिला मुख्यालय नहीं है। ठीक है, और इसमें जो कवर्धा जिला है ये वाला, ये छत्तीसगढ़ में है, ना कि मध्य प्रदेश में। ठीक है, बाकी कटनी स्वयं एक जिला है और सीहोर एक स्वयं जिला है। ठीक है, इटारसी एक तहसील है जो कि होशंगाबाद में आती है। ठीक है, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आ गया 11वां क्वेश्चन। किन जिलों का समूह बुंदेलखंड क्षेत्र में आता है? ऑप्शन है आपके सामने मंदसौर, राजगढ़, शिवपुरी, टीकमगढ़, दमोह, छतरपुर, दुर्ग, रायपुर, राजनांदगांव, रीवा, शहडोल या सतना। तो बताइए इसमें से 3
जो जिले दिए हैं उन तीनों के ऑप्शन में कौन सा सही है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बा। ठीक है ना, अगर आप मानचित्र मैप के अकॉर्डिंगली पढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली आप इसका आंसर बिल्कुल बता पाएंगे कि बुंदेलखंड क्षेत्र में कौन कौन से जिले आते हैं। ठीक है ना, इसमें टीकमगढ़, दमोह और छतरपुर ये बुंदेलखंड क्षेत्र के जिले हैं। और इसमें जो मंदसौर है ये मालवा का पठार का है, मालवा, और राजगढ़ भी मालवा का है, और ये शिवपुरी जो है ये बुंदेलखंड का आता है। तो ये अलग अलग है। रायपुर, दुर्ग और राजनांदगांव ये छत्तीसगढ़ के हैं। ठीक है, और रीवा, शहडोल, सतना ये विंध्य क्षेत्र के हैं। ठीक है ना, तो इसका जो सही उत्तर मैंने आपको बता दिया, इसका सही उत्तर है टीकमगढ़, दमोह और छतरपुर। अगर मानचित्र में देखें तो आपको यहाँ पे ये मालूम पड़ेगा। देखिए, ये है दमोह, ये है टीकमगढ़ और ये है छतरपुर। ठीक है ना, तो ये पूरा का पूरा क्षेत्र बुंदेलखंड का क्षेत्र कहलाता है। बुंदेलखंड के क्षेत्र में कौन कौन सा, ये सागर आता है, अशोकनगर आता है, शिवपुरी आती है और दतिया आता है। ठीक है ना, ये पूरा का पूरा क्षेत्र बुंदेलखंड कहलाता है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने, 12वां क्वेश्चन। मध्य प्रदेश में 2003 में नवनिर्मित जिले शामिल हुए। 2003 में कौन से नवनिर्मित जिले थे जिसमें कि ऑप्शन में दिए हुए हैं, बताइए कौन सा है इसमें, सीधी, हरदा, बड़वानी या फिर बुरहानपुर। तो कौन सा उत्तर इसमें से सही होगा बताएं। तो इसमें से जो सही उत्तर है वो है बुरहानपुर। यही जो जिला है इस ऑप्शन में वो करेक्ट आंसर है, क्योंकि ये 2003 में बना था और इसकी एग्जैक्ट डेट देखी जाए तो 15 अगस्त है। 15 अगस्त 2003 को ये नया जिला बना था, जो कि खंडवा से अलग होकर बनाया गया था। अच्छा, बुरहानपुर के साथ में दो जिले और थे जो कि 15 अगस्त 2003 को बने थे, और वो दो जिले कौन कौन से थे, एक तो था अनूपपुर और दूसरा था अशोकनगर। ठीक है, ये जो जिले थे ये तीनों जिले 15 अगस्त 2003 को नवगठित जिले थे। ठीक है, इसमें हरदा और बड़वानी ये भी नवगठित जिले हैं, लेकिन ये 1998 में बने थे ये। ठीक है ना, लेकिन 2003 में ये तीनों जिले बने थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ गया। मध्य प्रदेश में वर्ष 2008 में नवनिर्मित जिले में शामिल हुए कौन सा हुआ था, अलीराजपुर, सिंगरौली या फिर आबा दोनों या फिर केवल आ सही है। तो इसका जो सही उत्तर है वो सा है। ठीक है, यानी कि ये दोनों ही जिले 2008 में नए जिले बने थे। ठीक है ना, 2008 के जिले हैं ये, अलीराजपुर और सिंगरौली। ये दोनों ही जिले अगर देखा जाए तो मानचित्र में सबसे पश्चिमी जिला है अलीराजपुर, पश्चिमी जिला कहलाता है ये। ठीक है ना, और सबसे पूर्वी जिला सिंगरौली कहलाता है। ठीक है, तो ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, इस पे भी क्वेश्चन बनते हैं, तो ये दोनों भी आपको याद होना चाहिए। सबसे पश्चिमी जिला अलीराजपुर और सबसे पूर्वी जिला सिंगरौली। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने। वर्तमान में क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन है। ये जिले के युग में दिए हैं, तो इस पेयर्स में से कौन से जिले हैं जो कि सबसे बड़े जिले कहलाएंगे, छिंदवाड़ा सीधी, छिंदवाड़ा सागर, सागर मंडला या फिर छिंदवाड़ा बैतूल। तो इसमें से सही उत्तर कौन सा है, देखिए मानचित्र में समझ लेते हैं। देखिए मानचित्र में ये है सागर और ये है छिंदवाड़ा, ये है सीधी, और कौन सा ऑप्शन इसमें, मंडला और बैतूल। ठीक है ना, ये है मंडला और ये है बैतूल। अब आप अंदाजा लगाइए, इसमें पेयर में अगर छिंदवाड़ा बैतूल दिया है तो छिंदवाड़ा बैतूल ये है दोनों। ठीक है ना, सागर ये दिया है, सागर और छिंदवाड़ा। तो इसमें सबसे बड़े मानचित्र में देखा जाए तो मानचित्र के हिसाब से छिंदवाड़ा और बैतूल ये दोनों, छिंदवाड़ा और सागर ये सबसे बड़े जिले कहलाते हैं। ठीक है ना, एरिया के हिसाब से। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, जब एक समय में सीधी और छिंदवाड़ा ये दोनों क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े कहलाते थे, लेकिन जब से सीधी से सिंगरौली को अलग किया गया है, ठीक है ना, इसका क्षेत्रफल कम हो गया। इस कारण से ये इससे पहले कि यही थे, लेकिन अब जब से अगर क्षेत्रफल को नापा जाए तो अब छिंदवाड़ा और सीधी को नापा जाए तो ये कम कहलाएंगे। इसलिए छिंदवाड़ा और सागर क्षेत्रफल की दृष्टि से नापा जाए तो सबसे बड़े जिले ये दोनों ही कहलाते हैं। ठीक है, इस ऑप्शन में। ठीक है, क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन आ गया। मध्य प्रदेश के गठन के समय कुल जिलों की संख्या कितनी थी, 41, 43, 45 या 48, बताएं।
गठन के समय में जो जिला रह गई थी वो कितनी जिले थे? वो थे 45। इससे पहले भी मैंने इस क्वेश्चन को बता चुका हूँ। टोटल मध्य प्रदेश और सीजी मिला के, एमपी और सीजी मिलाकर अगर जिला देखा जाए तो शुरू में ये 61 जिले थे। बाद में जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ तो मध्य प्रदेश के पास में 45 जिले बचे और सीजी के पास में 16 जिले आए। तो ये एमपी के जिले कहलाए और ये सीजी के किले कहलाए, सीजी के जिले। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने। निम्न समितियां जिलों के पुनर्गठन से संबंधित हैं। कौन सी समिति है जो कि जिले के पुनर्गठन से संबंधित बनाई गई थी? बी.आर. दुबे समिति, एम.एस. सिंहदेव समिति, या फिर आ और बा दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो उत्तर है वो है सा। ठीक है ना, दोनों समितियों को से मध्य प्रदेश का पुनर्गठन किया गया था, दोनों समिति बनी थी। तो इसके दोनों आंसर सही हैं। इसमें जो बी.आर. दुबे समिति है, ये समिति बनी थी 1956 में। ठीक है ना, 1 नवंबर 1956 में ये समिति बनाई गई थी। ठीक है ना, नहीं इसको करेक्ट कीजिए। 1 नवंबर 1956 में तो मध्य प्रदेश का गठन हुआ था, थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ। इसका ये जो समिति थी बी.आर. दुबे समिति, इसने 25 नए जिले बनाए थे, 25 नए जिले बनाए थे। और ये समिति 25 मई, ठीक है ना, 25 मई 1998 में ये गठित की गई थी। और इसने 25 नए जिले नहीं, 25 मई को। ठीक है ना, देखो फिर कंफ्यूजन हो रहा है, 25 नए जिले नहीं है ये। ठीक है ना, 25 मई 1998 को ये नई समिति गठित हुई थी और इसने कुल 16 नए जिले गठित किए थे। देन उसके बाद में तुरंत ही, ठीक है ना, तुरंत ही जुलाई में 2 महीने बाद में, ठीक है ना, 2 महीने के बाद में जुलाई में नई समिति बनी, एम.एस. सिंहदेव समिति, जुलाई 1998 में। और इसने भी 6 नए जिले गठित किए थे। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा 1998 और 1998 जुलाई, 25 मई और जुलाई। तो बी.आर. दुबे समिति 25 मई 1998 में बनी थी और एम.एस. सिंहदेव समिति 6 जुलाई 1998 में, जिसने कि 6 जिले नए गठित किए थे। है ना, इस तरीके से टोटल 16 और 6, ठीक है ना, ये टोटल नए जिले गठित किए गए थे। मतलब इन दोनों समितियों ने अनुशंसा की थी 16 जिले बनाने की, अनुशंसा की थी बी.आर. दवे समिति ने, और एम.एस. सिंहदेव समिति ने 6 नए जिले बनाने की अनुशंसा की थी। देन उसके बाद में इनकी अनुशंसा पर ही नए जिलों का गठन किया गया है। ठीक है ना, थोड़ा सा इसमें और एक और करेक्शन मैं आपको कर रहा हूं। ठीक है, क्लियर हो गया? अगला क्वेश्चन आ गया, मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? अलीराजपुर, मुरैना, बुरहानपुर, या फिर सीधी? मैंने पिछले क्वेश्चन में भी आपको बता चुका हूं। तो सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? अलीराजपुर। दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अलीराजपुर है। और ये कब बना था? 2008 में ये गठित हुआ था अलीराजपुर। और इसी के साथ में सिंगरौली भी बना था। ये दोनों जिले एक साथ में ही बने थे। और इन दोनों में अंतर यही है कि ये सबसे पश्चिमी है और ये सबसे पूर्वी है। ठीक है, क्लियर? अगला क्वेश्चन आ गया, धार जिले की जो सीमा है वो किससे नहीं लगती है? कौन सा जिला है इसमें से जिससे कि धार जिले की सीमा नहीं लगती है? बड़वानी, रतलाम, मंदसौर और झाबुआ। तो ये पूरा का पूरा मध्य प्रदेश से मैप से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है मंदसौर। दिस इज द करेक्ट आंसर। मैप में देख लेते हैं अपन। ये मैप है और इस मैप में ये है धार जिला। ठीक है ना, और मंदसौर कहाँ है? ये मंदसौर है। बाकी रतलाम से इससे लगती है, झाबुआ से लगती है, अलीराजपुर से लगती है, बड़वानी से लगती है, खरगोन से लगती है, और इंदौर से और उज्जैन से। इसमें मंदसौर से नहीं लगती क्योंकि मंदसौर से जो लगती है बॉर्डर वो रतलाम की लगती है, ऊपर से नीमच की लगती है। ठीक है ना, ये 2 जिले हैं जिनकी इससे मंदसौर की सीमा लगती है। ये जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, कई बार सीमाओं पे क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए आपको सीमाएं याद होनी चाहिए कि किस जिले की कौन सी सीमा है। बहुत ही टिपिकल और डीप में क्वेश्चंस पूछे जाने लगे हैं, क्योंकि कॉम्पिटिशन्स को अगर बढ़ाना है तो इसी तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। तो लगातार वीडियो के साथ में जुड़े रहिए। मैं हर क्वेश्चंस को बहुत ही डीप में ही यहाँ पे उसका एनालिसिस दूंगा। तो आपको पूरा मध्य प्रदेश जीके
मेरे चैनल के माध्यम से मिलने वाला है। तो इस चैनल को, स्टडी कॉन्सेप्ट को आप सब्सक्राइब कर लें ऑल नोटिफिकेशन के साथ में। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आ गया, निम्न में से कौन सा नगर प्रदेश का 49वां जिला बना? तो इसमें से कौन सा नगर है जो कि प्रदेश का 49वां जिला बना? सिंगरौली, सोहागपुर, अलीराजपुर या फिर गरौट? तो इसका आंसर कौन सा है? बताइए इसका कौन सा आंसर सही है? तो इसका सही आंसर है अलीराजपुर। अलीराजपुर इज द करेक्ट आंसर। अलीराजपुर जो था, जो कि 49वां जिला बना था, और 50वां जो जिला बना था वो सिंगरौली बना था। ठीक है ना। पहले अलीराजपुर का गठन हुआ था 2008 में, फिर उसके कुछ महीने बाद में सिंगरौली का गठन हुआ था। ये भी 2008 में ही हुआ था। ठीक है, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आ गया, अलीराजपुर जिला विधिवत कब अस्तित्व में आया? एग्जैक्ट डेट क्या है इसकी? 5 मई 2008, 9 मई 2008, 17 मई 2008 या इनमें से कोई नहीं? तो कौन सा आंसर इसका सही है? आ, बा, सा या फिर दा? बताइए। तो इसका जो सही आंसर है वो है 17 मई। 17 मई 2008 को अलीराजपुर अस्तित्व में आया था। ठीक है ना। तो इसके बाद में ही सिंगरौली का भी गठन किया गया था। ठीक है। अलीराजपुर जिले को किस जिले से पृथक करके बनाया गया? धार, रतलाम, मंडला या फिर झाबुआ? बताएं इसका आंसर। तो इसका आंसर है झाबुआ। झाबुआ जिले से पृथक करके इसको बनाया गया था। पहले ये झाबुआ जिले की ही तहसील हुआ करता था, देन उसके बाद में इसको झाबुआ से अलग करके बनाया गया। यह मानचित्र है, इस मानचित्र में ये झाबुआ है और ये अलीराजपुर है, और दोनों की सीमा किससे लगती हैं? यहां से। ठीक है, गलत मैंने लाइन खींची है यहां से। ये दोनों की सीमा गुजरात से लगती हैं। ठीक है, गुजरात में आती हैं ये दोनों, मध्य प्रदेश के दोनों जिले, और राजस्थान से भी लगती है यहाँ पे, और यहाँ से महाराष्ट्र से लगती है इसकी सीमा अलीराजपुर की। ये क्लियर हो गया। और ये झाबुआ से अलग होकर अलीराजपुर को जोड़ा गया था। ठीक है, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने, एक भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे पुराना भूभाग कौन सा है? गोंडवाना भूमि, दक्षिणी पठार, बुंदेलखंड क्षेत्र या फिर पूर्वी भूभाग? तो इसका आंसर कौन सा होगा? तो इसका सही उत्तर है गोंडवाना भूमि। दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना। जो भू वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो मध्य प्रदेश का जो गोंडवाना लैंड है वो मध्य प्रदेश का सबसे पुराना, यानी कि जब इस पृथ्वी पर पूरी भूगर्भ हलचल चल रही थी, उस समय जो लैंड डेवलप हुई, जमीन जो बनी, उसमें से सबसे पुरानी लैंड है गोंडवाना लैंड। ठीक है, तो ये सबसे पुरानी भूभाग का हिस्सा है गोंडवाना लैंड, जो कि मध्य प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन आ गया, केंद्र सरकार की योजनाओं के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त नहीं है? त्रिपुरा, मध्य प्रदेश, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश। तो बताइए इसमें से कौन सा है जिसको विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला है? तो वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा नहीं है इन सभी ऑप्शंस में। बाकी त्रिपुरा, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश, इनको विशेष राज्य का दर्जा मिल रहा है। और ये तीनों राज्य 7 सिस्टर्स जो कहते हैं जिनको, उसका हिस्सा है ये। ठीक है ना। और तीनों के तीनों ये पूर्वी राज्य कहलाते हैं। ठीक है ना। तो इसके बाद में इनके बाजू में लगे हुए जैसे कि मणिपुर है। ठीक है ना, मणिपुर, और कौन सा? नागालैंड। ठीक है ना, ये कितने हो गए? और इसके बाद में है कौन? मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम। कितने हो गए? ये 6 जिले हो गए। और उसके बाद में और क्या लगा हुआ है? और कौन सा जिला है जो कि इसके बाजू से लगा हुआ है? त्रिपुरा हो गया, मेघालय हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, मणिपुर हो गया, नागालैंड हो गया, मिजोरम हो गया, और एक और जिला है जो कि 7 सिस्टर्स में आता है। ठीक है ना। तो वो 7 सिस्टर्स जो है ना, वो पूरे के पूरे विशेष राष्ट्र का दर्जा उनको मिला है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आ गया, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक 80 डिग्री पूर्वी देशांतर के पास और उसके निकटतम स्थित है? 80 डिग्री पूर्वी देशांतर, जबलपुर, रीवा, पन्ना या फिर कटनी? बताएं इसका कौन सा आंसर सही है? अगर आपने सारी देशांतर रेखाओं के बारे में जानकारी ली है तो डेफिनेटली आप बता पाएंगे। तो इसका सही उत्तर है जबलपुर। दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना। यही वो जिला है जो कि 80 डिग्री जो पूर्वी देशांतर रेखा है उसके एकदम निकटतम है।
ठीक है। और इसके बाद में जो नंबर लगता है, ये तो फर्स्ट नंबर पे है, इसके बाद में नंबर लगता है कटनी का, ये सेकंड नंबर पर आता है। ठीक है ना, क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन आ गया 25वां, और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। ठीक है ना, इसमें टोटल 25 क्वेश्चन थे, ना कि 24 क्वेश्चन थे। ठीक है ना, तो ये 25वां क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की निम्नलिखित में से कौन सी घाटी भ्रंश घाटी नहीं है। भ्रंश घाटी का कौन सा उदाहरण है, इसमें ये बताना है आपको। सोन घाटी, नर्मदा घाटी, ताप्ती घाटी या फिर चंबल घाटी। तो कौन सा आंसर इसका सही है? तो इसका आंसर है चंबल घाटी। चंबल घाटी जो है, दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना, ये जो है ये भ्रंश घाटी का उदाहरण नहीं है, और ये है, इसको बोलते हैं रिफ्ट वैली। ठीक है ना, रिफ्ट वैली के नाम से ये जानी जाती है, ना कि भ्रंश घाटी, रिफ्ट वैली। ठीक है ना, रिफ्ट घाटी के नाम पे इसको जानते हैं। और रिफ्ट घाटी का जो निर्माण होता है, ठीक है ना, वो किसके कारण होता है? ये एकदम इसमें मृदा अपरदन ज्यादा होता है। चंबल घाटी में आपने देखा होगा, मुरैना का जो क्षेत्र है, सबसे ज्यादा मृदा अपरदन उसी क्षेत्र में होता है, यानी कि बीहड़ों का निर्माण चंबल घाटी के क्षेत्र में ही आपको देखने को मिलता है। और इसमें जो भ्रंश घाटी होती है, ये भ्रंश घाटी का निर्माण जो भूमि के अंदर में जो हलचल होती है, ठीक है ना, उस हलचल के परिणाम के कारण ये पूरा का पूरी भ्रंश घाटी का निर्माण होता है। ठीक है, और ये भ्रंश घाटी सोन, नर्मदा और ताप्ती, ये तीनों क्षेत्र में भ्रंश घाटी मिलती है। ठीक है ना, जो कि पूरा सतपुड़ा के क्षेत्र में कहलाती है। देखिए, ताप्ती कहाँ से निकली है? बैतुल से। ठीक है ना, और इसी तरीके से नर्मदा और सोन, ये दोनों अनूपपुर से। तो ये पूरा का पूरा ये क्षेत्र कहलाता है, ये सतपुड़ा का क्षेत्र कहलाता है। और यहाँ पे पूरा भ्रंश, और भ्रंश यानी कि गहरे खाइयों से होती हुई ये निकलती है। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी जो घाटी है, ये पूरी गहरी खाइयों से होती हुई निकलती है। ठीक है, तो ये पूरा की पूरी भ्रंश घाटी कहलाती है। ठीक है, तो ये थे पूरे 25 क्वेश्चंस जो मैंने आपके सामने रखे, पूरा उसका एनालिसिस दिया। वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ में शेयर भी करें अपने सभी ग्रुप्स में, जिससे कि अन्य स्टूडेंट्स भी इसको देख पाएं। और लगातार मेरी सीरीज से जुड़े रहने के लिए स्टडी कॉन्सेप्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऑल नोटिफिकेशन के साथ में, जिससे आप एमपीजीके का पूरा पार्ट कवर कर पाएंगे, जो कि ऑप्शंस के साथ में मैं आपको इसका पूरा एनालिसिस दे रहा हूँ। वीडियो को लगातार देखते रहिए। इसके साथ साथ मैं कांस्टेबल की भी सीरीज लेके आया हूँ। कांस्टेबल के जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, वो भी मैं साथ में चला रहा हूँ, और साथ में कंप्यूटर जी के भी है, और एमपीपीएससी के भी डिफरेंट टॉपिक पर मैं वीडियोस लेके आ रहा हूँ। तो एमपीपीएससी के जो जो एग्जाम अभी आने वाला है, उसके लिए भी वो पूरे सारे टॉपिक, जो नवीन पाठ्यक्रम जो अभी आया है, नया सिलेबस, उसके अकॉर्डिंगली मैं बना रहा हूँ। तो आप लगातार मेरे चैनल के साथ में जुड़े रहें, और प्ले लिस्ट से सारे वीडियोस देखें, जिसमें कि एमपीजी के मैक्सिमम पार्ट मैंने कवर करके रखा है। मोर देन 350 वीडियोस यू विल गेट इन डिफरेंट टॉपिक अबाउट एमपीजीके। तो कंप्लीट स्टडी के लिए आप स्टडी कॉन्सेप्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो इसी के साथ अपना मैं वीडियो यहीं समाप्त करता हूं। अगला वीडियो लेके फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।